हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फोर्थ जनरल डिफेंस एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आप इनएविटेबल एक्सीडेंट से परिचित हो गए होंगे। वैसे फ्रेंड्स, स्टूडेंट लाइफ में तो एक प्रकार का एक्सीडेंट एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर होता है हम लोगों के साथ, जब क्वेश्चन पेपर आता है और जिस तरह से ब्रेन जो है क्रैश कर जाता है। लेकिन उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि दुखती नस को पकड़ने से क्या फायदा है। आइए एक्ट ऑफ गॉड पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ गॉड भी एक प्रकार का इनएविटेबल एक्सीडेंट ही है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो रिजल्टिंग लॉस होता है वो वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स के वजह से होता है, जैसे एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल या फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, साइक्लोन। इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो एक्ट ऑफ गॉड के दायरे में आते हैं। फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ गॉड के लिए एक लैटिन वर्ड विस मेजर भी यूज किया जाता है। विस मेजर का मतलब भी एक्ट ऑफ गॉड ही होता है लैटिन में। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है फोर्स मेजुरे, FORCE MEJURE। फोर्स मेजरे मेजर या फोर्स मेजरे भी आप बोल सकते हैं। तो फोर्स मेजर जो है वो एक्ट ऑफ गॉड से वाइडर टर्म है, जिसमें वार, स्ट्राइक, इस तरह के जो सिचुएशन है वो भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इसलिए वो एक्ट ऑफ गॉड से वाइडर हो जाता है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड में जो भी हो रहा है, जो भी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स की वजह से जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम फोर्स मेजर में बात करें तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन से हो रहा है वार या स्ट्राइक। ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से होने वाला चीज। अगर हम फोर्स मेजर को लिटरल मीनिंग में देखें तो उसका मतलब होता है सुपीरियर फोर्स, जिसका मतलब होता है इरेसिस्टिबल फोर्स और कंपल्सन और सरकमस्टांसेस जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए फोर्स मेजर भी ऐसा प्रतीत होता है कि एक्ट ऑफ गॉड ही है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि एक्ट ऑफ गॉड को आप डायरेक्टली फोर्स मेजर नहीं लिख सकते। फोर्स मेजर के अंदर एक्ट ऑफ गॉड के अलावा भी कई सारे और इंसिडेंट्स आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम हेल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड में दिए गए एक्ट ऑफ गॉड के डेफिनेशन को देखें, ये दिया गया है एक्ट ऑफ गॉड का डेफिनेशन कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का होना जिसको कि फोरसीन नहीं किया जा सकता था और ना ही जिसके प्रभाव को गार्ड किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में देखें तो एक्सीडेंट जिसका कारण कोई नेचुरल कॉज है, डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली, यानी किसी दूसरे कॉज से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, केवल नेचुरल कॉज ही कारण है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है और जिसको रीजनेबल फोरसाइट, पेन और केयर के बाद भी अवॉइड नहीं किया जा सकता था, वो एक्ट ऑफ गॉड के दायरे में आता है। यहाँ पेन मतलब लेबर। ठीक है, तो इसमें ये डिफाइन किया गया कि एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जिसको कि फोर्सी नहीं किया जा सकता था और ना ही जिसको गार्ड किया जा सकता है, जो डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली नेचुरल कॉज की वजह से होता है और जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है और कोई रीजनेबल फोरसाइट, पेन और केयर के बावजूद उसको अवॉइड नहीं कर सकता है, वो एक्ट ऑफ गॉड के दायरे में आता है, वो एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑकरेंस है, जो इंसिडेंट है, उसका यूनिक होना जरूरी नहीं है और ना ही उसको फर्स्ट बार होना जरूरी है कि लाइक कि पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में पहली बार हुआ, ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसको आगे भी देखेंगे जब हम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के मतलब को और केस के थ्रू देखेंगे। तो इसी फ्रेंड्स, इसी पैराग्राफ से हम इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होगा वो तो होगा देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। ठीक है, इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि
विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से अगर कोई चीज होता है तो वो वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स है। दूसरा है ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉट वन विच कुड बी एंटिसिपेटेड एंड रीजनेबली गार्डेड अगेंस्ट। यानी हम लोगों ने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को डिफाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लिमिट किया गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिक हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी का मतलब। तो यही हमारा इसेंशियल इंग्रेडिएंट हो गया। इसी को आप और दो के बजाय इसको तीन भी क्रिएट कर सकते थे। और इसके बाद अब हम एक एक करके देखते हैं वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स से संबंधित केस लॉ, और फिर जो सेकंड इंग्रेडिएंट है उसमें उसको डिफाइन करने वाला केस लॉ। फ्रेंड्स, जो पहला केस है वो है रामलिंगा नादर वर्सेस नारायण रेड्डियार। केस के अंदर ही नारायण है तो याद रह जाना चाहिए केस आपको। फ्रेंड्स, इस केस में होता क्या है कि मॉब के द्वारा डिफेंडेंट का जो लॉरी होता है उसमें से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, उसको लूट लिया जाता है मॉब के द्वारा। तो डिफेंडेंट इस केस में एक्ट ऑफ गॉड का प्ली लेता है, एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेता है, लेकिन कोर्ट इसमें डिफेंडेंट को लायबल मानता है। एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस उसको नहीं मिलता है, और कोर्ट एक्सप्लेन करता है कि एक्सीडेंट जो है वो नेचुरल फोर्स के वजह से हो सकता है, ह्यूमन एजेंसी के इंटरवेंशन से हो सकता है, या दोनों की वजह से हो सकता है। लेकिन और इन सारे केस में हो ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट इनएविटेबल हो, अनएवॉइडेबल हो, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड के अंदर वही इंसिडेंट या वही एक्सीडेंट आएगा जिसका कारण वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स हो, जिसमें कोई ह्यूमन एजेंसी का इंटरवेंशन न हो। इस केस में रामलिंगा नादर वर्सेस नारायण रेड्डियार में कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया और डिफेंडेंट को इस केस में लायबल माना। एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस डिफेंडेंट को नहीं मिला। जो सेकंड केस है फ्रेंड्स वो है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का केस। निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का केस। इस केस में डिफेंडेंट अपने लैंड में एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करता है, और एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल के वजह से जो ह्यूमन मेमोरी में पहली बार हुआ था, मतलब बहुत ह्यूमन मेमोरी के हिसाब से सबसे हैवी रेनफॉल था, उसके वजह से जो झील था उसका जो इम्बैंकमेंट था, जो बांध था, वो टूट जाता है, और पानी के बहाव के वजह से प्लेंटिस से बिलोंग करने वाले ब्रिजेज जो हैं वो टूट जाते हैं या बह जाते हैं। तो इस केस में डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया, क्योंकि माना गया कि जो लॉस हुआ है प्लेंटिफ को वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ह्यूमन मेमोरी में के हिसाब से वो सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल था। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट से यहाँ मैच कर जाता है। वहां जो दिया हुआ था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब यूनिक है या ह्यूमन मेमोरी में पहली बार है, ऐसा ये दिया हुआ था कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो एक्ट ऑफ गॉड है। अब जो सेकंड इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स वो है ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसमें भी जो निकोल्स वर्सेस मैचलान का केस है वहां से ये टर्म भी एक्सप्लेन हो जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल था उसको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो ह्यूमन मेमोरी में पहली बार, मतलब ह्यूमन मेमोरी में पहली बार इतना रेनफॉल देखा गया, तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, उसको रीजनेबली गार्ड नहीं किया जा सकता था। जो थर्ड केस है फ्रेंड्स वो है कालूलाल वर्सेस हेमचंद का। इस केस में होता क्या है कि 2.66 इंच के बारिश के वजह से बिल्डिंग का जो वॉल है वो कोलैप्स कर जाता है, और रिस्पोंडेंट के दो चिल्ड्रन का डेथ हो जाता है। तो इस केस में फ्रेंड्स एक वर्ड यहाँ पे रिस्पोंडेंट यूज किया गया है डिफेंडेंट की जगह, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जब फर्स्ट टाइम केस फाइल होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो और हाई कोर्ट में हो, तो वो वहाँ पे जो पार्टीज होती हैं वो हमेशा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहलाती है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम केस फाइल हुआ उसके डिसीजन के अगेंस्ट जब अपील फाइल होता है, तो वहाँ अपील फाइल करने वाला अपेलेंट हो जाता है और उसको रिस्पॉन्स करने वाला रिस्पोंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब अपील में डिफेंडेंट जाता है
तो उसको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट नहीं देता है और ये हेल्ड करता है कि जो रेनफॉल थी वो रेनी सीजन में एक्सपेक्टेड है, इतनी रेनफॉल रेनी सीजन में एक्सपेक्टेड है, ये कोई हैवी रेनफॉल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल नहीं है, इसलिए इसको एंटिसिपेट किया जा सकता था और इसके अगेंस्ट गार्ड किया जा सकता था, इसलिए अपीलेंट इस केस में लायबल होती है ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये था फ्रेंड्स एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर डिस्कशन। एक और केस हम डिस्कस कर देते हैं आपके लिए। एक केस है महिंद्रा नाथ मुखर्जी वर्सेस मथुरा दास चतुर्भुज। ये केस है AIR 1946 कलकत्ता 175। इस केस में डिफेंडेंट सिनेमा का ऑनर होता है, उसका सिनेमा हॉल होता है और क्रॉसिंग में रोड का जो क्रॉसिंग होता है वहां पे सिनेमा का एक बड़ा सा होर्डिंग लगा होता है और एक बार सीवियर स्टॉर्म आता है और एक बैनर होर्डिंग का कोलैप्स कर जाता है और प्लेंटिफ का हेड को इंजर कर देता है। तो इस केस में भी जो ऑनरेबल कोर्ट थी उसने डिफेंडेंट को लायबल माना, क्योंकि जो इंसिडेंट थी उसमें डिफेंडेंट का प्योर नेग्लिजेंस था, क्योंकि जब भी आप इस तरह के होर्डिंग्स लगा रहे हैं तो आपको हमेशा समय समय पर उसकी निगरानी करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए कि वो सही से है कि नहीं, क्योंकि जो स्टॉर्म था वो इतना नहीं माना गया कि जिसके वजह से वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी, तो इसलिए उसको एंटिसिपेट किया जा सकता था और उसको गार्ड भी किया जा सकता था। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर डिस्कशन। मैंने एक एक्स्ट्रा केस बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को केस बहुत कम लगने लगता है कभी कभी। हालांकि फ्रेंड्स हमेशा ध्यान में रखिए कि केसेस इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उतना ही जितना से मेरा कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, ये अगर हम इतना लिख देते हैं और इसके बाद अगर हम इसमें केस के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं तो एक्स्ट्रा फिर केसेस अननेसेसरी जरूरत नहीं होता है। एक ही पॉइंट पे 4-5 केस लिखने से कोई फायदा नहीं है अनलेस कि उस पॉइंट को फर्दर इलेबोरेट किसी केस में किया गया है। अगर फर्दर इलेबोरेट किया गया या दूसरे नजरिए से उसी को जज कोर्ट्स ने देखा है तो फिर वहां पे आप या किसी जज का बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है तो उस केस को आप कोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अननेसेसरीली एक ही पॉइंट को पे 4 केस लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, रीजनिंग आपका जरूर डेवलप होता है, आपको लीगल रीजनिंग जो है वो आपको आपके अंदर उसमें उसका क्षमता का विकास होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप केसेस देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिफ्थ जनरल डिफेंस प्राइवेट डिफेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सब सारी टॉपिक छोटी-छोटी ही हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएँगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोज़।